हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम लोग करने वाले हैं रीजनल हिंदी का जो वरन वाला टॉपिक है वो मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो जो कि एमसीक्यू वाली वीडियो थी रीजनल हिंदी पर, मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन कराए थे, वो आप लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स था। इसलिए मैंने सोचा कि टॉपिक वाइज आपको हिंदी करा दी जाए ताकि 10 में से आपके 9 नंबर तो पक्के हो जाए यहीं से। ठीक है, कहीं पे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ साथ इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो पीवाईक्यू है, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, रीजनल हिंदी से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं हिंदी भाषा व उसकी बोलियाँ। ये तो मैंने आपके पढ़ने के लिए रखा है, इसको आप पढ़ लेना, पीडीएफ में दूंगी आपको। तो भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, पता आप लोगों को, जैसे कि असमिया है, उड़िया है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, गुजराती है, डोंगरी है, बोडो है, मैथिली, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उसके बाद जो हमारा संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी? 22, याद कर लेना है। और इन सब भाषाओं का प्रयोग समानतः अपने अपने क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, जो हिंदी का प्रयोग है वो पूरे भारत में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? पूरे भारत में किया जाता है। संविधान के अनुसार हिंदी भारत सरकार की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं, पढ़ लेना ये सब आप। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, इनमें हिंदी खूब बोली जाती है और समझी जाती है। जो मॉरिशस है, फिजी है, हमारा जो सिंगापुर है, सूरीनाम है, इनमें भी, जो ये कंट्री है, इनमें भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर एज अ कंक्लूजन हम बात करें तो क्या होगा? हिंदी पूरे भारत की संपर्क भाषा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, ये विदेशों में भी बोली जाती है। कहाँ पे? विदेशों में। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही है। ठीक है, डेवलप्ड है ये, डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, मतलब कि हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमारा महावीर प्रसाद है, अघिय है, बाबू गुलाब राय है। बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट? यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपने महावीर प्रसाद का जीवन परिचय भी पढ़ा होगा, है ना? हजारी प्रसाद का भी पढ़ा होगा। उसके बाद भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? बताओ, भाष्य से हुई है, भाष्य से हुई है, भाष से हुई है और भाष से हुई, बताओ किससे हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाष। जो यहाँ पे ये हलंत लगा हुआ है ना, इसकी भी हम बात करेंगे। अब क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? शब्द भी है, ध्वनि भी है, वाक्य भी है, लेख नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन कहता है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा मॉरिशस। क्या हो जाएगा? मॉरिशस। DSSB के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और उन्होंने मॉरिशस करेक्ट किया हुआ था। उसके बाद क्या कहते हैं, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? क्या कहते हैं कि किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? भाग 17 में कहा गया है। इसकी थोड़ी सी थ्योरी मैं आपको करा देती हूँ ताकि आप कभी जीवन, ये है आपका भाग 17। ठीक है, ये है आपका भाग 17। यहाँ पे राजभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद कौन सा है? 343 से 351। ठीक है, ये अनुच्छेद है, भाग 17 है। अध्याय कितने हैं? टोटल 4 इसमें अध्याय हैं। जो अपना पहला अध्याय है वो बात करता है संघ की भाषा। ठीक है, संघ की भाषा की बात करता है। अध्याय 2 बात करता है जो अक्षेत्र की भाषा होती है उनके बारे में बात करता है। और अध्याय 3 किसकी बात करता है? जो हमारे उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, इनकी भाषा के बारे में बात करता है। अध्याय 4 बात करता है विदेश निर्देशों के बारे में बात करता है। ठीक है, यह है आपका। फाइनली हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का वर्ण व्यवस्था वाला टॉपिक है। अगर ये टॉपिक पहले किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए बहुत टफ होने वाला है, इसीलिए थोड़ी सी एनर्जी ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? एनर्जी। इससे थोड़ा जोश में आओ। ठीक है, फेस पे एक अच्छी वाली स्माइल करो और बोलो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मुझे करना है, मुझे इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए
अब स्टार्ट करते हैं फाइनली अपना आज वाला टॉपिक, वर्ण व्यवस्था। तो क्या कहता है हमारा वर्ण? जो वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई? इससे पहले इसको बता देती हूँ, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। जो ध्वनि है, ध्वनि भाषा की छोटी, मतलब कि जो मौखिक ध्वनि है, जो मैं बोल रही हूँ ये क्या है? मौखिक भाषा है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो सुनाई देती है परंतु दिखाई नहीं देती, ठीक है, वो होती है हमारी ध्वनि। फॉर एग्जाम्पल, आपने चम्मच को नीचे गिराया नहीं, गलती से गिर गया चम्मच, तो जो चम्मच के नीचे गिरने की आवाज़ आपने सुनी, जो ध्वनि सुनी छोटी सी, वो क्या है? वो ध्वनि है, ठीक है। अब देख लेते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है? लिखित भाषा की इकाई, ठीक है। ये तो आपकी मौखिक भाषा की छोटी इकाई थी ध्वनि। वर्ण क्या है? जो आप लिख रहे हो हिंदी में, वो लिखने की, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपकी वर्ण। जो ध्वनि क्या हो, मतलब देखो सीक्वेंस क्या बनता है, पहले तो आएगी ध्वनि, उसके बाद आएगा वर्ण, छोटे छोटे, जैसे ए है, कै, पै, च, ये क्या है? वर्ण है। और इन वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। और जो शब्द है, उन शब्दों से मिलकर क्या बनता है? एक पूरा वाक्य बनता है। और उस पूरी वाक्य से मिलकर क्या बनता है? हमारी भाषा बनती है। लिपि क्या है? देवनागरी है। अब देख लेते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। इस एक लाइन में से ही क्वेश्चन इतनी बार आया, मैं गिनवा नहीं सकती। अब क्या कहते हैं इन वर्णों के समूह को? क्या कहते हैं? ठीक है, भाषा की छोटी इकाई तो वर्ण है, मान गए। जो ये वर्ण है, इन वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। बोलो सब मेरे साथ, क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। और इसी वर्णमाला को आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णमाला। ए आ ई हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखो भाई, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। कौन से? स्वर और व्यंजन। अब पहले हम स्वर के बारे में जिक्र करते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर होता है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे कहते हैं स्वर। स्वर क्या होता है? अपने जंगल के राजा होते हैं, ठीक है, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे व्यंजन है, व्यंजनों को ज़रूरत पड़ती है। किसकी? स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। स्वरों के सहयोग से वो बोले जाते हैं, ठीक है। लेकिन स्वर तो अपने खुद के ही मालिक होते हैं, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। उनको क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वर क्या होते हैं? पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। बात को समझ गए? उसके बाद क्या कहते हैं? व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर सहायक होते हैं। अब यही बात मैं कह रही थी आपको, जो हमारे व्यंजन है, क ख वाले जो व्यंजन है, उनके उच्चारण में स्वर सहायता करते हैं। जैसे कै है, कै क्या है? एक व्यंजन है। और कै कैसे मिलकर बनता है? कै प्लस ए से मिलकर क्या बनता है? कै बनता है। तो हमारे जो व्यंजन है, व्यंजनों के उच्चारण में भी स्वर सहायता करते हैं। अब हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन हैं। उसके बाद हम स्वर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारा ए है, आ ई उ री ए ओ ओ, ये हमारे स्वर होते हैं, इनको याद कर लेना है। उसके बाद कहते हैं रे का उच्चारण री के रूप में व्यंजनवत किया जाता है। देखो जो ये रे है, री है जो, इसका उच्चारण व्यंजन के रूप में किया जाता है। जब इसको ऐसे री लिख दिया जाता है तो व्यंजन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। हमने जो जनरल हिंदी कवर की थी उसमें क्या कराया था मैंने आपको? अशुद्धि, वर्तनी अशुद्धि और हमारी जो वाक्य अशुद्धि है वो टॉपिक कराया है। उसमें मैंने आपको बताया था र और री से संबंधित अशुद्धियाँ होती है लिखने में, है ना। तो वही ये बात कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि आ आदि अन्य शब्दों के समान री की मात्रा ये छोटी वाली री होती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। अत उन्हें स्वरों में गिना जाता है। जो ये हमारा र है, री है, इसको व्यंजन में भी गिना जाता है, इसको स्वर में भी गिना जाता है। इसकी जो ये छुटकू सी ये मात्रा है ना नीचे वाली, इसकी वजह से इसको स्वरों में गिना जाता है। और इसका उच्चारण ये री होता है ना, इसकी वजह से इसको व्यंजनों में गिना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये र है,
इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। कहाँ पर किया जाता है? तत्सम शब्दों में। आपने देखा होगा, मैं आपको तत्सम तद्भव शब्द भी पढ़ाऊंगी। तत्सम क्या होते हैं? जो डायरेक्ट संस्कृत से उठा के हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। और हमारे तद्भव शब्द कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? जो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, जो उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाता है, उसके बाद वो हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, उनको तद्भव कहते हैं। तो यहीं पे जैसे कि ये ऋषि है, कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऐसे अब देख लेते हैं, जो हमारी देवनागरी वर्णमाला होती है उसमें और ये और ये जो पीछे बिंदी लगी होती है, अनुस्वार इसको बोलते हैं हम, अनुस्वार इसको बोलते हैं हम अयोगवाह। ये भी होती हैं, इनको भी स्वरों के कैटेगरी में गिना जाता है। अब कहते हैं स्वरों के बाद ही इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मतलब कि जो हमारे स्वर लिखे जाते हैं ना, उनके बाद ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अंक लिखा है, इसके पीछे क्या लगा दिया? बताओ क्या लगा दिया? ये अनुस्वार है हमारा, बिंदी क्या? अनुस्वार है। उसके बाद ये क्या है? हमारा विसर्ग है, अयोगवाह है ना। विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों में होता है। जो विसर्ग, आप जहाँ कहीं विसर्ग देखते हो, ये होते हैं विसर्ग, आप ये कहीं पे देखते हो तो वो क्या है? अपना तत्सम शब्द है। उसके बाद फाइनली हम व्यंजन शब्द देखते हैं। क्या देखते हैं? व्यंजन शब्द। टोटल कितने व्यंजन मैंने आपको बताए थे? टोटल मैंने आपको 33 व्यंजन बताए थे। कितने? 33। और हमारे ये जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये हमारे जो कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, ये क्या है हमारे? ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने? 25। देखो, क वर्ग में कितने हैं? 5 है। क ख घ घ ड, च छ झ झ ञ। और ट वर्ग में ट ठ ढ ढ न, त वर्ग में त थ ध ध न, प वर्ग में प फ भ भ म। ठीक है, ये 25 होते हैं टोटल। क में 5 होते हैं, च में भी 5 होते हैं, ट में भी 5 होते हैं, ऐसे ही 5 होते हैं, तो ये 25 होते हैं टोटल। कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन। पूछा जा सकता है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। उसके बाद जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन से अंतस्थ व्यंजन? 4 होते हैं। कौन से होते हैं? य र ल व। क्या होते हैं? य र ल व। हमारे जो उष्म व्यंजन है वो कितने होते हैं? श श श है। ठीक है, ये तीनों से उष्म में आते हैं। उष्म मतलब कि जो हमारी हम बोलते हैं तो बोलते टाइम जो हवा बाहर निकलती है मुंह से, है ना, बोल के देखो श श श है, थोड़ी हवा बाहर निकलेगी मुंह से, वो होते हैं उष्म व्यंजन। उसके बाद हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। अब देख लेते हैं इनका उच्चारण स्थान। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो या आपने पहले कभी पेपर दिया तो आपको पता ही होगा, मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जो कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है। अब बोल के देखो, जो कवर्ग है हमारा क ख घ घ ड। ठीक है, अब बोल के देखो, एक बार बोलो खुद से, क ख घ घ ड। आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? कंठ से आ रही है, गले से आवाज़ आ रही है ना। कहाँ से? गले से आवाज़ आ रही है। तो उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा, जिसको हम बोलते हैं गला। वर्ण का नाम क्या होगा? कंठ है। क्या होगा? कंठ है। उसके बाद हमारा चवर्ग है। क्या है? चवर्ग। बोल के देखो खुद से, च छ झ झ अय। कहाँ जीभ आपकी कहाँ पे लग रही है? कहाँ पे टकरा रही है? जो आपका जहाँ पे जीभ टकरा रही है ना, जहाँ पे च को बोलते टाइम जहाँ पे जीभ आपकी टच कर रही है ऊपर वाले पोर्शन में, उसको बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं? तालु। वर्ण का नाम क्या होगा? तालव्य होगा। ठीक है, उसके बाद टवर्ग, ट ठ ढ ढ ढ ण। क्या मतलब कहाँ पे जीभ कहाँ पे लग रही है? जहाँ पे लग रही है ना उसको मूर्धा बोलते हैं। और हमारा कंठ वर्ण का नाम क्या हो जाएगा? मूर्धन्य। ठीक है, उसके बाद तवर्ग, बहुत ईजी है, बोल के देखो, त थ ध ध न। कहाँ पे जीभ लग रही है? बताओ कहाँ पे जीभ टच हो रही है? दांतों पे टच हो रही है ना, तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत्य। उसके बाद बोल के देखो पवर्ग, प फ भ भ म। कहाँ पे जीभ कहाँ पे टच हो रही है? होठों पे, है ना, तो उसका क्या हो जाएगा उच्चारण स्थान? ऑस्ट्रिया। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, देखो ये कहते हैं कि जो ढ और ढ है ना, ये हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। समझ रहे हो बात को? हिंदी में विकसित हुए ये ढ और ढ वाले, ये दो जो हैं वो हिंदी के विकसित व्यंजन हैं। ये संस्कृत में नहीं थे। कहाँ नहीं थे? संस्कृत में नहीं थे।
उसके बाद जो ज और फ वाली हैं, ये क्या कौन सी ध्वनि है? विदेशी ध्वनियाँ हैं, जो हमारे अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, इनके प्रभाव से हिंदी में आई है। पहले किसका शासनकाल था? अंग्रेजों का शासनकाल था। तो भाई इनका तो थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा ना, है ना? मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो हमारी हिंदी पे भी थोड़ा बहुत प्रभाव है, किसका? अंग्रेजों का। तो झ और फ कौन सी ध्वनि है? विदेशी ध्वनि है। पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद जरूर कर लें। तो हमारी जो ज और फ ध्वनियाँ हैं, कौन सी ध्वनियाँ हैं? अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रभाव से हमारी कहाँ पर आई है? हिंदी में आई है। ठीक है, हो गया। उसके बाद कहते हैं कि जो हिंदी में जो ढ है और ञ है, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। आपने देखा है कभी इनका स्वतंत्र प्रयोग होते हुए? देखा है कोई अक्षर इनसे स्टार्ट हुआ हो? नहीं देखा ना। तो अब ये क्या कहते हैं आगे, उपरोक्त सभी व्यंजन में, देखो, उपरोक्त सभी व्यंजन में अ स्वर मिला हुआ है। क्या कहा? मैंने पहले ही बताया था आपको, जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वरों के मिलने से ही बनते हैं। ठीक है, तो जितने भी व्यंजन हैं उनमें अ स्वर मिला हुआ होता है, हमें पता है, इस बात का बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कहते हैं कि स्वर रहित व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं। क्या कहा? जहाँ पर भी आपको हलंत देखने को मिल जाए, इस टाइप में नीचे क के नीचे थोड़ा सा हलंत देखने को मिल जाए, तो आपको समझ लेना है, क्या समझ लेना है? कि यहाँ पर स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। जो हमारा क है वो अकेला है, ठीक है, वो स्वतंत्र है, वो जंगल का राजा खुद बन गया है। ठीक है, तो यहीं पे कहते हैं कि जो स्वर रहित व्यंजन हलंत के साथ लिखे जाते हैं, जहाँ पर स्वर नहीं होता है जिन व्यंजनों में, वो लिखे जाते हैं हलंत के साथ। अब जो हमारे, देखो, अब ये हमारे है ना अक्षत्र, घ, श्र, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे जो हमारा ये श्र है, किससे? श्र, जो क्षत्रिय वाला जो श्र है, क्षत्रिय बोलते हैं इसको, किसके मिलने से बनता है? ये जो दो हमारे क्या है, ये व्यंजन है, क और श, इन दोनों के मिलने से बनता है क्या? श। तो हमारा जो क है ना, बताओ क्या है ये तो बिना स्वर के है ना, बिना हलंत के है, मतलब कि हलंत लगा हुआ है, तो इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें जो पहले वाला व्यंजन है वो स्वर रहित होता है, और जो दूसरे वाला व्यंजन होता है वो स्वर के साथ होता है। देखो यहाँ पे श, देखो ये श, हलंत नहीं लगा हुआ, तो भाई इसमें मिक्स है। क्या मिक्स है? बोलो जल्दी। स्वर मिक्स है। ठीक है, तो हमारा जो क और श जो हलंत के साथ लगा हुआ है, समझ रहे हो बात को? वो क्या है? बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है ना, खुद से बोलो क्या है। ऐसे ही हमारा जो ये त्र है, क्या है? ये त्र है, ये तय और रे के मिलने से बनता। अब देख लो, देखो इस तय का जो पहले वाला अक्षर है, क्या मिला हुआ इसमें? ये हलंत के साथ है, तो मतलब इसमें स्वर नहीं है। पीछे वाला क्या है? इसमें स्वर मिक्स है। यहाँ पे देख लो, ज इसमें है, इसमें भी है। जो पहले वाले अक्षर होते हैं ना, याद रखना, पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो संयुक्त व्यंजन में पहले वाला अक्षर होता है उसमें स्वर नहीं होता है, और जो दूसरे वाला होता है उसमें स्वर मिक्स होता है। जैसे ये त्र बना है, किसके मिलने से बना है? त प्लस र, किसके? त प्लस र। और हमारा जो ये घ बना है, ये बना है इससे, झ और अ से मिलकर बना है। और हमारा जो श्र है, ये झ और श से मिलकर बना है। ठीक है, ये है आपके सारे। अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हो इसके और पार्ट्स में लेकर आऊँ, तो मुझे मोटिवेट कौन करेगा? आप लोग करोगे। मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है, एक अच्छे नागरिक होने के नाते क्या फ़र्ज़ बनता है? आप मेरे को सपोर्ट करोगे, थोड़ा सा लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी तो मेरे को हौसला मिलेगा कि हाँ भाई ऐसी वीडियोस बनाने का। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। और कल मैं आपको कराने वाली हूँ जो हमारे बचा हुआ पार्ट है वर्ण का, स्वरों के कितने भेद होते हैं, ठीक है, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, है कि नहीं? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो मेरे को छोड़ना नहीं है कुछ भी, सब कुछ कराना है। आपके 10 नंबर नहीं तो 9 नंबर तो पक्के कराने हैं। ठीक है, 1-2 नंबर तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए उठ के, हम कह नहीं सकते, लेकिन हमने अपने 9 नंबर यहाँ से पक्के करने हैं अगर अपने एरिया में पोस्टिंग लेनी है। समझ के बात को? ठीक है, बस आज का हमारा सेशन यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।